कोई बात नहीं, कहकर उसने कॉफ़ी का आखिरी घूंट भरा और मेरे गले में अपनी बाहें डालकर बोली, टोनी, तुम भी चलो न, वस्तुओं को समझने में आसानी होगी। फेयर के पहले दिन सुबह सुबह ही मिशेल तैयार हो गई। मैंने सोचा था कि उसको वहां छोड़कर कोई बहाना करके वहां से चला जाऊंगा। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल कहानियाँ 7.4 को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आप लोगों के लिए नया नया कहानी लाता रहूं। आइए कहानी शुरू करते हैं। 7 बज चुके थे। मिशेल के आने में अभी 1 घंटा बचा था। मैंने अपनी मनपसंद कॉफ़ी बनाई और जूते उतार कर आराम से सोफे पर लेट गया। मैंने टेलीविज़न चलाया और एक के बाद एक कई चैनल बदले पर मेरी पसंद का कोई भी प्रोग्राम नहीं आ रहा था। परेशान हो टीवी बंद कर अखबार पढ़ने लगा। यह मेरा रोज का कार्यक्रम था। मिशेल के आने के बाद ही हम खाने का प्रोग्राम बनाते थे। जब कभी उसे अस्पताल से देर हो जाती, मैं चिप्स और जूस पीकर सो जाता। मैं यहाँ एक मल्टी स्टोर में सेल्समैन था और मिशेल सिटी अस्पताल में नर्स। दरवाज़ा खुलने के साथ ही मेरी तंद्रा टूटी। मिशेल ने अपना पर्स दरवाजे के पास बने काउंटर पर रखा और मेरे पास पीछे से गले में बाहें डालकर बोली, बहुत थके हुए लग रहे हो। हाँ, मैंने अंगड़ाई लेते हुए कहा, वीकेंड के कारण सारा दिन व्यस्त रहा। फिर उसकी तरफ प्यार से देखते हुए पूछा, तुम कैसी हो? ठीक हूँ, मैं भी अपने लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ, कहकर वह किचन में जाते जाते पूछने लगी, मेरे कॉफ़ी बीन्स लाए हो या आज भी भूल गए? ओह मिशेल, आई एम रियली सॉरी। मैं आज भी भूल गया। स्टोव बंद होने के समय मुझे बहुत काम होता है। फूड डिपार्टमेंट में जा नहीं सका। 3 दिन से लगातार मिशेल के कहने के बावजूद मैं उसकी कॉफ़ी नहीं ला सका था। मैंने उसी समय उठकर जूते पहने और कहा, मैं अभी सामने की दुकान से ला देता हूँ, वह तो खुली होगी। ओह नो, टोनी, मैं आज भी तुम्हारी कॉफ़ी से गुजारा कर लूँगी। मुझे तो तुम इसीलिए अच्छे लगते हो कि फ़ौरन अपनी गलती मान लेते हो। थके होने के बावजूद तुम अभी भी वहाँ जाने को तैयार हो। आई लव यू, टोनी। तुम्हारी जगह कोई यहाँ का लड़का होता तो बस इसी बात पर युद्ध छिड़ जाता। मैं ऐसे हजारों प्रशंसा के वाक्य पहले भी मिशेल से अपने लिए सुन चुका था। 5 साल पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ जर्मनी आया था और बस यहीं का होकर रह गया। भारत में वह जब भी मेरे घर आता, उसका व्यवहार और रहन सहन देखकर मैं बहुत प्रभावित होता था। उसका बातचीत का तरीका, उसका अंदाज, उसके कपड़े, उसके मुंह से निकले वाक्य और शब्द एक एक कर मुझ पर अमिट छाप छोड़ते गए। मुझसे कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद वह इतने अच्छे ढंग से जीवन जी रहा है और मैं पढ़ाई खत्म होने के 3 साल बाद भी जीवन की शुरुआत के लिए जूझ रहा था। मैं अपने परिवार की भावनाओं की कोई परवाह न करते हुए उसी के साथ यहाँ आ गया था। पहले तो मैं यहाँ की चकाचौंध और नियमित सी जिंदगी से बेहद प्रभावित हुआ। यहाँ की साफ़ सुथरी सड़कें, मेट्रो, मल्टी स्टोर, शॉपिंग मॉल, ऊंची ऊंची इमारतों के साथ साथ समय की प्रतिबद्धता से मैं भारत की तुलना करता तो यहीं का पलड़ा भारी पाता। जैसे जैसे मैं यहाँ के जीवन की गहराई में उतरता गया, लगा जिंदगी वैसी नहीं है जैसी मैं समझता था। एक भारतीय औपचारिक समारोह में मेरी मुलाकात मिशेल से हो गई और उस दिन को अब मैं अपने जीवन का सबसे बेहतरीन दिन मानता हूँ। चूंकि मिशेल के साथ काम करने वाली कई नर्सें एशियाई मूल की थीं, इसलिए उसे इन समारोहों में जाने की उत्सुकता होती थी। उसे पेइंग गेस्ट की ज़रूरत थी और मुझे घर की। हम दोनों की ज़रूरतें पूरी होती थीं, इसलिए दोनों के बीच एक अलिखित समझौता हो गया। मिशेल बहुत सुंदर तो नहीं थी, पर उसे बदसूरत भी नहीं कहा जा सकता था। धीरे धीरे हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि अब एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। मेरी नीरस जिंदगी में बहार आने लगी है। मिशेल जब भी मुझसे भारत की संस्कृति, सभ्यता और भारतीयों की वफादारी की बात करती है तो मैं चुप हो जाता हूँ। मैं कैसे बताता कि जो कुछ उसने सुना है, भारत वैसा नहीं है।
वहाँ की तंग और गंदी गलियाँ, गरीबी, पिछड़ापन और बेरोजगारी से भागकर ही तो मैं यहाँ आया हूँ। उसे कैसे बताता कि भ्रष्टाचार, घूसखोरी और बिजली पानी का अभाव कैसे वहाँ के आमजन को तिल तिल कर जीने को मजबूर करता है। इन बातों को बताने का मतलब था कि उसके मन में भारत के प्रति जो सम्मान था वह शायद न रहता और शायद वह मुझसे भी नफरत करने लग जाती। चूंकि मैं इतना सक्षम नहीं था कि अलग रह सकूं, इसलिए कई बार उसकी गलत बातों का भी समर्थन करना पड़ता था। जानते हो, टोनी, मिशेल कॉफ़ी का घूंट भरते हुए बोली, इस बार हैनोवर इंटरनेशनल फेयर में तुम्हारे भारत को जर्मन सरकार ने अतिथि देश चुना है और यहाँ के अखबार, न्यूज़ चैनलों में इस समाचार को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। जगह जगह भारत के झंडे लगे हुए हैं। भारत यहाँ का अतिथि देश होगा। मैंने जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश की। और क्या, देखा नहीं तुमने, मैं एक बार तो जरूर जाऊंगी, शायद कोई सामान पसंद आ जाए। मिशेल, भारतीय तो यहाँ से सामान खरीद कर भारत ले जाते हैं और तुम वहाँ का सामान, न कोई क्वालिटी होगी न वैरायटी। मैंने मुंह बनाया। कोई बात नहीं, कहकर उसने कॉफ़ी का आखिरी घूंट भरा और मेरे गले में अपनी बाहें डालकर बोली, टोनी, तुम भी चलो न, वस्तुओं को समझने में आसानी होगी। फेयर के पहले दिन सुबह सुबह ही मिशेल तैयार हो गई। मैंने सोचा था कि उसको वहां छोड़कर कोई बहाना करके वहां से चला जाऊंगा, पर मैंने जैसे ही मेन गेट पर गाड़ी रोकी, गेट पर ही भारत के विशालकाय झंडे, कई विशिष्ट व्यक्तियों की टीम, भारतीय टेलीविजन चैनलों की कतार और नेवी का पूरा बैंड देखकर मैं दंग रह गया। कुल मिलाकर ऐसा लगा जैसे सारा भारत सिमटकर वहीं आ गया हो। मैंने उत्सुकतावश गाड़ी पार्किंग में खड़ी की तो मिशेल भागकर वहां पहुंच गई। मेरे वहां पहुंचते ही बोली, देखो कैसा सजा रखा है गेट को। मैंने उत्सुकता से वहां खड़े एक भारतीय से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो हम केवल प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए खड़े हैं। बाकी का सारा कार्यक्रम तो भीतर हमारे हाल नंबर 6 में होगा। भारत के प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं। मैंने उत्सुकतावश मिशेल से पूछा। मैंने कहा था न कि भारत अतिथि देश है, पर लगता है यहाँ हम लोग ही अतिथि हो गए हैं। जानते हो टोनी, उनके स्वागत के लिए यहाँ के चांसलर स्वयं आ रहे हैं। थोड़ी देर में वंदे मातरम की धुन चारों तरफ गूंजने लगी। प्रधानमंत्री जी के पीछे पीछे हम लोग भी हाल नंबर 6 में आ गए, जहां भारतीय मंडप को दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। प्रधानमंत्री जी के वहां पहुंचते ही भारतीय तिरंगा फहराने लगा और राष्ट्रीय गीत के साथ साथ सभी लोग सीधे खड़े हो गए, जैसा कि कभी मैंने अपने स्कूल में देखा था। टोनी आज भारतीय होने पर गर्व महसूस कर रहा था। उसे भीतर तक एक झुरझुरी सी महसूस हुई कि क्या यही वह भारत था जिसे मैं कई बरस पहले छोड़ आया था। आज यदि जर्मनी के लोगों ने इसे अतिथि देश स्वीकार किया है तो जरूर अपने देश में कोई बात होगी। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अपना देश और उसके लोग किस कदर अपने लगते हैं। समारोह के समाप्त होते ही एक विशेष कक्ष में प्रधानमंत्री चले गए और बाकी लोग भारतीय सामान को देखने में व्यस्त हो गए। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल एवं विदेश विभाग के लोगों के साथ भारतीय निर्यातकों से मिलने चले गए। उधर हाल में अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे। एक कोने में भारतीय टी एवं कॉफ़ी बोर्ड के स्टॉलों पर भी काफ़ी भीड़ थी। मैंने मिशेल से कहा, चलो तुम्हें भारतीय कॉफ़ी पिलवाता हूँ। नहीं, पहले यहाँ कठपुतलियों का ये नाच देख लें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगले दिन मेरा मन पुनः विचलित हो उठा। मैंने मिशेल से कहा तो वह भी वहाँ जाने को तैयार हो गई। मैं एक एक करके भारतीय सामान के स्टॉलों को देख रहा था। भारत की क्राकरी, हस्तनिर्मित सामान, गृह सज्जा का सामान, दरियां और कार्पेट तथा हैंडीक्राफ्ट की गुणवत्ता और नक्काशी देखकर दंग रह गया। मैं जिस स्टोर में काम करता था वहां ऐसा कुछ भी सामान नहीं था। मैं एक भारतीय स्टैंड के पास बने बेंच पर कॉफ़ी लेकर सुस्ताने को बैठ गया।
पास ही बैठे किसी कंपनी के कुछ लोग आपस में जर्मन भाषा में बात कर रहे थे कि भारत का सामान कितना अच्छा और आधुनिक तरीकों से बना हुआ है। वे कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे कि यह सब भारत में ही बना हुआ है और एशिया के बाकी देशों की तुलना में भारत कहीं अधिक तरक्की कर चुका है। मुझे ये सब सुनकर अच्छा लग रहा था। उन्होंने मेरी तरफ देखकर पूछा, आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच माल भी ऐसा ही होगा जैसा सैंपल दिखा रहे हैं? मैं क्या जानूं, मैं तो कई वर्षों से यहीं रहता हूं, मैंने अपना सा मुंह बनाया। मिशेल ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने कोई गलत बात कह दी हो। वह धीरे से मुझसे कहने लगी, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्या तुम्हें अपने देश से कोई प्रेम नहीं रहा? मैं उसकी बातों का अर्थ ढूंढने का प्रयास करता रहा। शायद वह ठीक ही कह रही थी। हाल में दूर हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में राजस्थानी लोकगीत की धुन के साथ साथ मिशेल के पांव भी थिरकने लगे। वह वहां से उठकर चली गई। मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद भारतीय सामान से सजे स्टैंड की तरफ चला गया। मेरे हैंडीक्राफ्ट के स्टैंड पर पहुंचते ही एक व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया और बोला, मे आई हेल्प यू? नो थैंक्स, मैं तो बस यूं ही। मैं हिंदी में बोलने लगा। कोई बात नहीं, भीतर आ जाए और आराम से देखिए, वह मुस्कुरा कर हिंदी में बोला। तब तक पास के दूसरे स्टैंड से एक सरदार जी आकर उस व्यक्ति से पूछने लगे, यार खाने का यहाँ क्या इंतजाम है? पता नहीं सिंह साहब, लगता है यहाँ कोई इंडियन रेस्तरां नहीं है। शायद यहीं की सख्त बैटर और हॉट डॉग खाने पड़ेंगे और पीने के लिए काली कॉफ़ी। जिसके स्टैंड पर मैं खड़ा था वह मेरी तरफ देखकर बोले, सर आप तो यहीं रहते हैं। कोई भारतीय रेस्तरां है यहाँ? उद्धरण 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 उद्धरण। भारतीय रेस्तरां तो कई हैं, पर यहाँ कुछ दे पाएंगे? ये पूछना पड़ेगा, मैंने अपनत्व की भावना से कहा। मैंने एक रेस्तरां में फ़ोन करके उससे पूछा। पहले तो वह यहाँ तक पहुँचाने में आनाकानी करता रहा। फिर जब मैंने उसे जर्मन भाषा में थोड़ा सख्ती से डांट कर और इनकी मजबूरी तथा कई लोगों के बारे में बताया तो वह तैयार हो गया। देखते ही देखते कई लोगों ने उसे ऑर्डर दे दिया। सब लोग मुझे बेहद आत्मीयता से धन्यवाद देने लगे कि मेरे कारण उन्हें यहाँ खाना तो नसीब होगा। अगले 3 दिन मैं लगातार यहाँ आता रहा। मैं अब उनमें अपनापन महसूस कर रहा था। मैं जर्मन भाषा अच्छी तरह जानता हूँ, ये जानकर अक्सर मुझे कई लोगों के लिए द्विभाषीय का काम करना पड़ता। कई तो मुझसे यहाँ के दर्शनीय स्थलों के बारे में पूछते तो कई यहाँ की मेट्रो के बारे में। मैंने उनको कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दीं, जिससे पहले दिन ही उनके लिए सफ़र आसान हो गया। आखिरी दिन मैं उन सब से विदा लेने गया। हाल में विदाई पार्टी चल रही थी। सभी ने मुझे उसमें शामिल होने की प्रार्थना की। हमने आपस में अपने फ़ोन नंबर दिए, कईयों ने मुझे अपने हिसाब से गिफ्ट दिए। भारतीय मेला प्राधिकरण के अधिकारियों ने मुझे मेरे सहयोग के लिए सराहा और भविष्य में इस प्रकार के आयोजनों में समर्थन देने को कहा। मिशेल मेरे साथ थी जो इन सब बातों को बड़े ध्यान से देख रही थी। अगले कई दिन तक मैं निरंतर अपनों की याद में खोया रहा। मन का एक कोना लगातार मुझे कोसता रहा, न चाहते हुए भी रह कर यह विचार आता रहा कि किस तरह अपने माता पिता से झूठ बोलकर विदेश चला आया। उस समय ये भी नहीं सोचा कि मेरे पीछे उन्होंने कैसे ये सब सहा होगा। एक दिन मिशेल और मैं टेलीविजन पर कोई भारतीय प्रोग्राम देख रहे थे। कॉफ़ी की चुस्कियों के साथ साथ वह बोली, तुम्हें याद है टोनी, उस दिन इंडियन कॉफ़ी बोर्ड की कॉफ़ी पी थी। सचमुच बहुत ही अच्छी थी। सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा और वह कठपुतलियों का नाच भी। कभी भी मेरा मन करता है कुछ दिन के लिए भारत चली जाऊं। सुना है कला और संस्कृति में भारत ही विश्व की राजधानी है। क्या करोगी वहां जाकर? जैसा भारत तुम्हें यहाँ लगा असल में ऐसा है नहीं। यहाँ की सुविधाओं और समय की पाबंदियों के सामने तुम वहाँ एक दिन भी नहीं रह सकती, मैंने कहा। पर मैं जाना जरूर चाहूंगी। तुम वहां नहीं जाना चाहते क्या?
क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम अपने देश जाओ? मन तो करता है पर तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ सकोगी, मैंने बड़े बेमन से कहा। चलो, अपने लोगों से तुम न मिलना चाहो तो न सही पर हम कहीं और तो घूम ही सकते हैं। मैं चुप रहा। मैं नहीं जानता कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। दरअसल, जिन हालात में मैं यहाँ आया था उनका सामना करने का मुझमें साहस नहीं था। सब कुछ जानते हुए भी मैंने अपने आप को आने वाले समय पर छोड़ दिया और मिशेल के साथ भारत रवाना हो गया।